बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू किया है और ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट की और इसमें हम सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करेंगे। एगोनिस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जब ड्रग रिसेप्टर पे अटैच होता है तो उसकी वजह से उस सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। और अगर सेल की एक्टिविटी कम है या वो स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, तो इसे फिर हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सेलेक्टिव ड्रग्स है फिनाइल एफेरिन। फिनाइल एफेरिन हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा, क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करेगा, डुब्यूटामिन बीटा 1 पे काम करेगा, सल्ब्यूटामोल जो है बीटा 2 पे काम करेगा और ये जो रेटोड्रिन है ये हमारे पास बीटा 2 पे काम करेगा। सबसे पहले जो ड्रग है वो हमारे पास है फिनाइल एफेरिन। जो फिनाइल एफेरिन है वो हमारे पास अल्फा 1 एगोनिस्ट है, ये हमारे पास अल्फा 1 पे ज़्यादातर काम करेगा। दूसरी बात यह है फिनाइल एफेरिन के बारे में कि हमारे पास एक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें फिनाइल एफेरिन की तो ये हमारे पास केटोकोलामिन नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास केटोकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज के जरिए मेटाबॉलिज्म इसके नहीं होगी। दूसरी बात यह है फिनाइल एफेरिन के बारे में कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर केटोकोलामिन्स। अगर फिनाइल एफेरिन की क्लिनिकल यूज की बात करें तो ये हमारे पास माइड्रेटिक एजेंट है। ठीक है, जब भी हम आई को एग्जामिन करते हैं या आई के फंडस को जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें हम फिनाइल एफेरिन को एज अ माइड्रेटिक एजेंट यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा 1 पे अटैच हो जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास जो है माइड्रेसिस काज करेगा। मतलब ये है कि हमारे पास जो है आई में माइड्रेसिस काज करेगा। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगा। ठीक है, ये बात है कि हमारे पास अल्फा 1 पे काम करता है और रेडियल डायलेटर पिपिलरी मसल जो है वहाँ पर काम करता है, तो उसकी वजह से प्यूपल डायलेट करेगा। एज अ डिकंजेस्टेंट भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास नेजल ड्रॉप में आता है। तो ये हमारे पास नोज़ में जो ब्लड वेसल होते हैं वहाँ पर वेसो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उसकी वजह से फिर कंजेशन नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉकेज जो है नोज़ में अगर थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है तो फिर वो ब्लॉकेज जो है वो नहीं होगा। ऐसा वेसो प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास अल्फा 1 पे ब्लड वेसल पे काम करता है तो अल्फा 1 पे वेसो कंस्ट्रक्शन काज करेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लोनिडीन की बात करें तो ये हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है हमारे पास क्लोनिडीन। तो ये हमारे पास सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। क्लोनिडीन एक सिंपैथोलाइटिक ड्रग है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, तो ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर सकते हैं और सीएनएस में जा सकता है और सीएनएस में हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स में लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक टोन कम होगा और उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर भी कम होगा। क्लिनिकल यूज़ की बात करें अगर क्लोनिडीन की तो इसे हम माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा 2 है, अल्फा 2 हमारे पास बेसिकली अल्फा 2 जो है वो जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पर हमारे पास अल्फा 2 लगा हुआ है। तो जब हमारे पास अल्फा 2 स्टिमुलेट हो जाएगा अल्फा 2, तो उसकी वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दूसरी बात यह है कि इसे हम मॉर्फिन विड्रावल सिम्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है वो मॉर्फिन ले रहा है और वो उसके साथ एडिक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा और अब हम ये चाहते हैं कि वो इस मॉर्फिन को छोड़ दे, ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्लोनिडीन यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लेबर के दौरान या डिलीवरी के दरमियान इसे हम एज एनाल्जेसिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो 1.25 माइक्रोग्राम पर डे है और इसे हम IM में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर कोई रीनल पेशेंट है तो रीनल पेशेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रीनल ब्लड फ्लो और GFR और रीनल ब्लड फ्लो
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ब्लड फ्लो और कार्डियक आउटपुट पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसे हम रीनल फेलर वाले पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से, क्लोनिंग की वजह से डिप्रेशन आएगा, डिजीनेस आएगा, ठीक है, सर चकराना, इंसोम्निया आएगा, मतलब यह कि आपको स्लीप नहीं आएगा, ठीक है। इंसोम्निया इसकी वजह से हमारे पास हो सकता है नाइटमेयर्स, इम्पोटेंसी हो सकता है, ठीक है, इम्पोटेंसी हो सकता है, या इसे हम कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं, और या हमारे पास जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कह सकते हैं इम्पोटेंसी को। एलोपेशिया इसकी वजह से हो सकते हैं, मतलब ये है कि हेयर्स जो है वो चले जाएंगे, ज़्यादातर हेयर्स नहीं होंगे, मतलब, ठीक है। और बाल्डनेस, अर्टिकेरिया यानी रैशेस इसकी वजह से हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है इसकी वजह से, और सबसे अहम बात यह है कि इसकी वजह से हमारे पास रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है। क्लोनिडीन आप यूज़ कर रहे हो और आपने एकदम क्लोनिडीन को छोड़ दिया तो इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन आएगा, और इस हाइपरटेंशन को हम कहेंगे रिबाउंड हाइपरटेंशन। एक और ड्रग है एप्राक्लोनिडीन, ये हमारे पास क्लोनिडीन ही की तरह है, लेकिन एप्राक्लोनिडीन भी अल्फा 2 एगोनिस्ट है, और इसे हम स्पेशली ग्लाइकोमा में दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्वस ह्यूमर को कम करेगा। डोब्यूटामिन की बात करें तो ये हमारे पास बीटा 1 एगोनिस्ट है, 10 to 15 मिनट्स हाफ लाइफ है इसका, लीवर के जरिए मेटाबॉलिज्म होगा और इसकी वजह से टॉलरेंस आ सकता है। डोपामिन की वजह से हमारे पास टॉलरेंस नहीं था, लेकिन डोब्यूटामिन की वजह से टॉलरेंस आ सकता है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि हमारे पास एक ड्रग है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम ड्रग है, इसे मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो तकरीबन 10-20 दिन के बाद फिर ये 10 मिलीग्राम काम नहीं करेगा, इसे हम फिर 20 मिलीग्राम देंगे, 30 मिलीग्राम देंगे, 40 मिलीग्राम देंगे, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस, यानी डोज को फिर बढ़ाना होगा। इसे हम पेरेंटल दे सकते हैं, ओरल नहीं दे सकते क्योंकि जो इंटेस्टिनल एंजाइम है वो इसे डिग्रेड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, और हार्ट रेट पे जो है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमम है। दूसरी बात यह है कि ये एरिथमिया ज़्यादातर काज नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू डोपामिन, कम एरिथमिया काज करेगा ये। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एज आइनोट्रोपिक एजेंट भी यूज़ होता है। आइनोट्रोपिक एजेंट का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हार्ट की मसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आइनोट्रोपिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं, इसे हार्ट फेलर में, सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक और ड्रग है हमारे पास सल्ब्यूटामोल, ये हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये हमारे पास बीटा 2 पे काम करेगा, इसे हम ओरली IV इनहेलेशन भी दे सकते हैं। तो फार्मूलेशन की बात करें, ये टेबलेट्स में अवेलेबल है, सिरप में, इंजेक्शन में, सोल्यूशन में, इनहेलेशन में। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो स्पेशली इसे हम अस्थमा में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो हमारे पास बीटा 2 पे हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन लेके आएगा, वहाँ पर हमारे पास जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो इसलिए इसे हम अस्थमा में दे सकते हैं। सल्मेट्रोल और फार्मेट्रोल की बात करें तो ये हमारे पास सेम ही है, सल्ब्यूटामोल की तरह ही है, बीटा 2 पे हमारे पास कम करेगा और वहाँ पर हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन लेके आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बात यह है कि इसका जो ड्यूरेशन अफेक्शन है वो ज़्यादा है, और इसे हम एज ए इनहेलर यूज़ कर सकते हैं अस्थमा के लिए, ठीक है। ऊपर वाले हम यूज़ कर रहे थे टेबलेट में, सिरप, इंजेक्शन में, इसे हम स्पेशली इनहेलर में यूज़ करेंगे अस्थमा में। रेडोड्रिन की बात करें तो ये हमारे पास भी बीटा 2 एगोनिस्ट है। रेडोड्रिन का स्पेशली बात यह है कि हमारे पास यूटेरस पे अटैच हो जाएगा, बीटा 2 रिसेप्टर यूटेरस पे है, तो ये रेडोड्रिन बीटा 2 पे अटैच हो जाएगा यूटेरस में, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है प्रीमेच्योर बर्थ नहीं होगा, यानी हमारे पास अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है तो इसे डिले करेगा, ठीक है। स्पेशली काम ये रेडोड्रिन का है। फिर हमारे पास है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें हमारे पास एम्फेटामिन है, कोकेन है, टेरामिन है। ये हमारे पास डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, लेकिन ये हमारे पास ऐसा काम करते हैं कि डायरेक्ट तो रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास जो बॉडी में एंडोजीनियस कैटेकोलेमिन्स है, फिनेप्रिन, डोपामिन है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे या इसके रिलीज को इंक्रीज करेंगे या रीअपटेक में काम करेगा या इसके ब्रेकडाउन जो है वो करेगा इसमें, ठीक है। देखो हमारे पास अगर
या तो हमारे पास ये रिलीज को इंक्रीज करेगा, ठीक है, या हमारे पास रीअपटेक अगर हो भी गए तो वो दोबारा हमारे पास रिलीज होगा, या हमारे पास जो इसका ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अब इसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन कम होगा, तो हमारे पास जो है एंडोजीनियस डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, वेसोकंस्ट्रक्शन होगा और सीएनएस को भी स्टिमुलेट कर सकता है। सबसे पहले जो ड्रग है वो हमारे पास एम्फेटामिन है। तो एम्फेटामिन की बात हम करें तो ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के जरिए और डोपामिन ट्रांसपोर्टर के जरिए। अब अगर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर हो गया तो वहाँ पर हमारे पास ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को डिस्प्लेस करेगा तो वो हमारे पास वेसिकल से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन वेसिकल से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन का जो काम है वो परफॉर्म करेगा और डोपामिन का जो काम है वो भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन हमारे पास ज़्यादा होगा इसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन या केटेकोलामिन के मेटाबॉलिज्म करता है। तो अब हमारे पास मोनो अमीनो ऑक्सीडेज अगर हमने इनहिबिट किया तो अब इसका हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होंगे। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास ज़्यादा होगा तो अल्फा 1 पे वेसोकंस्ट्रक्शन काज करेगा और बीटा 1 पे हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। डोपामिन की बात करें तो इसकी वजह डोपामिन ज़्यादा है तो इसकी वजह से यूफोरिया और अलर्टनेस आएगा, आप अलर्ट हो गया। और दूसरी बात है कि यूफोरिया का मतलब ज़्यादातर होता है हैप्पीनेस, आप हैप्पीनेस फील करोगे, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फेटामिन है, ठीक है। एम्फेटामिन ADHD में दे सकते हैं और नार्कोलेप्सी में दे सकते हैं। ADHD का मतलब ये है कि हमारे पास अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है अटेंशन ज़्यादा, आपका अटेंशन या फोकस ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात ये नार्कोलेप्सी का मतलब ये है कि आप नाइट टाइम पे है जो वेकअप होते हैं, नाइट टाइम में आप स्लीप नहीं करते, लेकिन फिर आप डे टाइम में जो है वो स्लीप होते हैं, मतलब स्लीप होते हैं डे टाइम में, इसे हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। और फिर मेटाम्फेटामिन है, मेटाम्फेटामिन एम्फेटामिन ही की तरह है लेकिन ये CNS पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये हमारे पास एब्यूज पोटेंशियल है, हमारे पास ये एक एडिक्टिव ड्रग है, आप इसके साथ एडिक्ट हो जाएंगे। फिर सेंट्रल एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की बात करें तो इसमें एम्फेटामिन है। एम्फेटामिन हमारे पास एक नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है और ये नॉन कैटेकोलामिन्स है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज और डोपामिन का रिलीज ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने ऊपर बताया कि हमारे पास नॉन कैटेकोलामिन है और जब नॉन कैटेकोलामिन है तो इसे हम ओरली दे सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल इतना है कि हमारे पास इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सकता है और ये CNS में जा सकता है, ठीक है। CNS को स्टिमुलेट कर सकता है तो इसकी वजह से रेस्टलेस और इंसोम्निया हमारे पास आ सकता है। हाफ लाइफ की बात करें 45 to 60 मिनट है और लीवर इसके मेटाबॉलिज्म लीवर के जरिए होगा। अगर हम एम्फेटामिन की यूज़ की बात करें तो एम्फेटामिन की वजह से हमारे पास एब्यूज पोटेंशियल है, ये एडिक्टिव ड्रग है तो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एम्फेटामिन लाइक ड्रग को हम यूज़ कर सकते हैं अगर ADHD है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें हम मिथाइलफेनिडेट जो कि एम्फेटामिन लाइक ड्रग है और डेक्सामेफेटामिन दे सकते हैं। नार्कोलेप्सी की बात करें तो इसमें डेक्सामेफेटामिन और मोडाफिनिल दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया कि नार्कोलेप्सी का मतलब ये है कि आप डे टाइम में बहुत ज़्यादा स्लीप करते हो, ठीक है, इसे हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। दूसरी बात यह कि एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए भी हम एम्फेटामिन दे सकते हैं, ठीक है, या एम्फेटामिन लाइक ड्रग दे सकते हैं हम, क्योंकि हंगर सेंटर पे काम करेगा हाइपोथैलेमस पे और एपेटाइट को सप्रेस करेगा। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से टॉलरेंस आ सकता है, मतलब ये है कि आपको फिर बाद में डोज को बढ़ाना होगा। डिपेंडेंट आ सकता है कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, एडिक्शन आ सकता है इसकी वजह से, ठीक है। फिर आप जब ये ड्रग नहीं लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको फिर ये ड्रग लेना होगा क्योंकि आप इसके साथ आदी हो गए हो, एडिक्ट हो गए हो। पैरानोइया इसकी वजह से आ सकता है जिसका मतलब है एंजाइटी या फिर साइकोसिस आ सकता है, फिर आप रियलिटी में नहीं होगी, ठीक है। दूसरा जो ड्रग है वो हमारे पास कोकेन है, कोकेन रीअपटेक इनहिबिटर है।
कोकेन हमारे पास ये काम करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, डोपामिन ट्रांसपोर्टर, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास इसका रीअपटेक नहीं होगा, ठीक है। रीअपटेक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं होगा, तो जब रीअपटेक नहीं होगा तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन सिनेप्टिक लिप में ज़्यादा होगा, और जब सिनेप्टिक लिप में ये ज़्यादा होंगे तो आपको एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन देगा। अगर इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल में ये हमारे पास वेसोकंस्ट्रक्शन करेगा अल्फा 1 पे, बीटा 1 पे तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। सेंट्रल की बात करें तो यूफोरिया हैप्पीनेस आएगा, इसकी वजह से अराउजल आएगा, जो कि हमारे पास ज़्यादातर डोपामिन का इफेक्ट होता है। हाँ, इसे हम लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोकेन को, क्योंकि हमारे पास सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और एब्यूज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका, ठीक है। आप इसके साथ एडिक्ट हो जाओगे फिर। एक और हमारे पास जो ड्रग है वो टायरामीन है, द हिडन इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। ये हमारे पास फर्मेंटेड फूड में होता है, जैसे कि चीज़ हो गया, वाइन हो गया, टायरामीन, ठीक है। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है इसका टायरामीन का ब्रेकडाउन करेगा गट में और लीवर में। गट का मतलब इंटेस्टाइन होता है और लीवर में, ठीक है। अगर आप कोई भी पेशेंट है जो कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, ठीक है, तो अगर वो हमारे पास मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये इस टायरामीन का हमारे पास मेटाबॉलिज्म करेगा, लेकिन अगर ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है तो इसका मतलब है कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज को हमने इनहिबिट किया, तो अब टायरामीन का ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, टायरामीन अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, ये हमारे पास प्रीसिनेप्टिक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के जरिए ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होता है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिप्लेस करता है वेसिकल से, ठीक है। और जब वेसिकल से नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा तो इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन आ सकता है, जो कि अल्फा 1 के जरिए आएगा। इसे हम चीज रिएक्शन भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के जरिए के साथ आपने कंबाइन किया तो इसकी वजह से हमारे पास टायरामीन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ सकता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ सकती है। मैक्स एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की बात करें तो ये हमारे पास एक तो ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करेगा अल्फा या बीटा रिसेप्टर को, और हमारे पास जो स्टोर नॉरएपिनेफ्रिन है उसे फिर इनडायरेक्टली प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में से रिलीज करेगा, इसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, या एड्रेनर्जिक इफेक्ट या एड्रेनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसमें जो एक ड्रग है ये हमारे पास है एफेड्रीन, तो एफेड्रीन हमारे पास अल्फा 1 बीटा 2 पे काम करता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन। और इनडायरेक्ट की बात करें तो हमारे पास नर्व एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। अल्फा 1 पे ये वेसोकंस्ट्रक्शन काज करेगा, तो इसकी वजह से तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बीटा 1 पे काम करता है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। बीटा 2 पे काम करता है तो इसकी वजह से ब्रेन को डायलेशन आएगा, और सीएनएस स्टिमुलेशन में काम करता है तो इसकी वजह से अलर्टनेस आएगा और फटीग, हमारे पास थकावट आपको नहीं होगी। क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो हाइपोटेंशन में दे सकते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, इससे हम हाइपोटेंशन में दे सकते हैं एफेड्रिन को, क्योंकि अल्फा 1 पे काम करता है तो इसकी वजह से बीपी ज़्यादा होगा। एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में इसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जो पहले टाइम में इसे यूज़ किया जाता था ये इस्तेमाल में यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर ये एफेड्रिन जो है रिप्लेस हुआ बीटा 2 एगोनिस्ट से, जो कि सेफर है। सूडो एफेड्रिन की बात करें तो ये एफेड्रिन की तरह ये है, स्टीरियो आइसोमर है एफेड्रिन का। अल्फा और बीटा पे हमारे पास माइल्ड काम करता है, और डायरेक्ट एक्शन। एंड्रॉइड की बात करें तो स्टोर नॉरएपिनेफ्रिन इसे रिलीज करेगा, लेकिन एफेड्रिन की तरह एफेड्रिन से कम रिलीज करेगा। एफेड्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज करेगा, छोटो एफेड्रिन नॉरएपिनेफ्रिन को कम रिलीज करेगा। अल्फा 1 की बात करें तो ये हमारे पास नेजल में वेसोकंस्ट्रक्शन लेके आएगा, तो उसकी वजह से फिर जो नेजल कंजेशन है वो नहीं होगा, इसे हम नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं सूडो एफेड्रिन को। फिर हमारे पास इसकी वजह से सीएनएस स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा कम आएगा सूडो एफेड्रिन की वजह से, ठीक है। साइड इफेक्ट भी इसके कम है, इसे हम नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं सूडो एफेड्रिन को। इसका मतलब ये है कि आपके नोज़ में थोड़ा सा ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज फिर नहीं होगा, ठीक है। फिनाइल प्रोपेनोलामीन की बात करें तो ये हमारे पास सूडो एफेड्रिन की तरह ही है, और इसे हम डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिनाइल प्रोपेनोलामीन की वजह से सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, ठीक है।
ब्रेन में, इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकता है। तो मतलब सेफ ड्रग नहीं है। ऑक्सीमेटाजोलिन की बात करें, अल्कोहल और पार्टी पे काम करता है, तो इसे हम भी एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। एफेड्रिन को, सोडिएफेड्रिन को, फिनाइल प्रोपेनलामाइन को, ऑक्सीमेटाजोलिन, इन सब को हम एज ए नेजल डिकंजेस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग की क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो शॉक में दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, कौन से शॉक में? हाइपोवोल्यूमिक शॉक में दे सकते हैं जब बीपी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सेप्टिक शॉक में दे सकते हैं, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक में दे सकते हैं, जो कि हमारे पास एलर्जी की वजह से हो सकता है। कौन कौन से सिम्टम्स इसमें इंक्लूड है? लंग में कंजेशन होगा, हार्ट, किडनी में वेजोडाइलेशन की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, लंग में हमारे पास हाइपोटेंशन होगा इसलिए। दूसरी बात यह है कि हम एपिनेफ्रिन को यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड और एंटीहिस्टामिन के साथ, तो इसकी वजह से फिर ब्रोंकोडाइलेशन आएगा, बीपी ज़्यादा होगा, एज ए डिकंजेस्टेंट आएगा। कार्डियोजेनिक शॉक में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा, ठीक है। और डोपामिन और डोब्यूटामिन टुगेदर, ठीक है। डोपामिन और डोब्यूटामिन दोनों भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर भी काम करता है और बीटा 1 पे भी काम करते हैं।